ये कहानी है विक्रम के परिवार से जुड़े एक सच्चे किस्से की। विक्रम के पापा और उनके बड़े भाई कोलकाता में एक पुरानी और मशहूर मिठाई की दुकान चलाते थे। दुकान बरसों से अच्छी चल रही थी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ सुबह से रात तक काम संभालना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। भाई साहब, अब शरीर साथ नहीं देता। लगता है अब परिवार के किसी जवान को धंधे में लाना पड़ेगा। हाँ, सही कह रहे हो भाई साहब आप। और घर में समीर ही है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। तभी समीर के पिताजी ने बड़े भैया से बातचीत करके समीर को फोन लगाया। बेटा समीर, बैंगलोर में तुम्हारी ग्रेजुएशन अब पूरी होने वाली है। क्या करोगे वहां 20 से 25 हजार की नौकरी के लिए धक्के खाकर? अपना जमा जमाया बिजनेस है कोलकाता में, वापस आ जाओ और इसे संभालो। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। मैं अगले महीने ही कोलकाता पहुंच जाऊंगा। कुछ ही समय बाद समीर कोलकाता आ गया और मिठाई की दुकान संभालने लगा। शुरुआत में उसने मन लगाकर काम किया और घर वालों को भी सुकून मिला, लेकिन कुछ ही हफ्तों में एक बात सबको अजीब लगने लगी। समीर हर हफ्ते या 10 दिन में किसी न किसी बहाने गांव चला जाता था। आपने देखा समीर को? ये लड़का बार बार गांव क्यों चला जाता है? कुछ तो बात है, वरना पहले ऐसा नहीं करता था। इस बार बार गांव जाने की वजह थी गांव की ही एक लड़की, कविता। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई। बातें दोस्ती में बदली और दोस्ती कब प्यार में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। तुम फिर आ गए। दुकान का नुकसान नहीं होगा? नुकसान का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें देखे बिना मेरा मन नहीं लगता। दुकान में भी सारा समय तुम्हारे बारे में ही सोचते रहता है। अच्छा, तो मतलब मैं तुम्हारी मिठाइयों से भी ज्यादा जरूरी हो गई हूँ। तुम तो मेरी जिंदगी हो कविता। अब तो बस ये इंतजार है कि कब हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, लेकिन इस रिश्ते का असर समीर के काम पर साफ दिखने लगा। समीर, ध्यान कहाँ है तेरा? ग्राहक सामने खड़ा है। बस आ रहा हूँ बड़े पापा। हर तीसरे चौथे दिन समीर कोई न कोई बहाना बनाकर गांव चला जाता था। धीरे धीरे उसने अपने परिवार पर भी ध्यान देना कम कर दिया। उसके व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। वो चिड़चिड़ा रहने लगा और अपनी माँ तक से ठीक से बात नहीं करता था। आपको नहीं लगता समीर कुछ बदला बदला सा लग रहा है? ना घर की सुध है, ना काम की। दिल घबराता है, लगता है उस लड़की ने उस पर कुछ कर दिया है। हाँ, सही कहा तुमने। मुझे भी वो लड़की शुरू से ठीक नहीं लगी। इस सब में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हमें कुछ करना होगा। गांव के पास जो गुरुजी रहते हैं, जो हनुमान जी के परम साधक हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए। घर वाले समझा समझा कर थक चुके थे, लेकिन समीर सुनने को तैयार नहीं था। तभी शारदा देवी को गांव के पास रहने वाले एक हनुमान साधक की याद आई। वो साधक हनुमान जी की उपासना के लिए जाने जाते थे। शारदा देवी उनके पास पहुंची और रोते हुए सारी बात बता दी। बाबा, मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया है, कुछ उपाय बताइए। साधक ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर उन्होंने समीर की मां को बताया। तुम्हारे बेटे पर किसी बाहरी शक्ति का साया नहीं है, बल्कि उसे खिलाया पिलाया गया है। गांव में जो जागर की पूजा हुई थी, उसी के भोग की मिठाई में अभिमंत्रित चीजें मिला दी गई थीं। वो अब किसी लड़की और उसके परिवार की उंगलियों पर नाच रहा है। कोई उपाय बताइए गुरुजी, मेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा। गुरुजी ने मिश्री का अभिमंत्रित पैकेट समीर के मां को देते हुए कहा, ये लो, इस मिश्री को मैंने मंत्रों से बांध दिया है। अगले 1 महीने तक किसी भी तरह ये मिश्री खिलानी होगी, चाहे दूध में दो या चाय में। जैसे जैसे ये मिश्री उसके भीतर जाएगी, उस वशीकरण का असर कटता जाएगा। शारदा देवी ने वैसा ही किया। समीर को किसी न किसी बहाने से वो अभिमंत्रित मिश्री दी जाने लगी। धीरे धीरे करिश्मा हुआ। समीर के ऊपर का वशीकरण साफ होने लगा। समीर एक डायरी में अपने हर खर्च का हिसाब रखता था। एक दिन जब वो अपनी हिसाब किताब की डायरी देख रहा था, तो वो सन्न रह गया। ये मैंने क्या किया? कविता और उसके परिवार पर मैंने इतने पैसे लौटा दिए। लाखों रुपए का हिसाब गायब है। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने मुझे ठगा है। मैं अभी जाकर उनसे हिसाब मांगता हूँ। नहीं बेटा, उनके पास मत जा। जो गया सो गया। हमें खुशी है कि हमारा समीर हमें वापस मिल गया। रहने दे बेटा, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। नहीं पिताजी, धोखे की सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए। आर्यन पायल के घर पहुंचा।
जमकर हंगामा हुआ। उसने अपने पैसे वापस मांगे और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है और अब वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता है। घर वालों ने भी उसकी शादी कहीं और पक्की कर दी थी। एक दिन पूरा गांव रोशनी से नहाया हुआ था क्योंकि सालाना मेला शुरू हो चुका था। पर समीर को नहीं पता था कि जिस अपमान का बीज वो कविता के घर बोकर आया था, वो उस मेले की रात एक खौफनाक फसल बनकर उसके सामने आने वाली थी। गांव में सालाना मेले का जश्न अपने पूरे शबाब पर था। 5 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में नारायण जी की पूजा और यज्ञ हो रहा था। पूरा कांजियापाल रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन समीर के लिए ये रोशनी बस कुछ ही घंटों की मेहमान थी। मेले की तीसरी रात थी। प्रवचन चल रहा था और समीर अपने छोटे भाई विक्रम के साथ बैठा हुआ था। तभी अचानक समीर के मोबाइल पर किसी का कॉल आया। स्क्रीन पर किसी का नाम नहीं था। समीर ने कॉल उठाया। हेलो, कौन? लेकिन उधर से कोई बोल नहीं रहा था। कुछ सेकंड बाद सिर्फ किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी और फिर धीमी सी फुसफुसाहट आई। पानी। समीर चौंक गया। उसने फिर से पूछा, कौन है? लेकिन तभी कॉल कट हो गया। अगले ही पल मोबाइल पर एक मैसेज आया, स्कूल के पीछे आओ। समीर के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखने लगी। विक्रम, तू यहीं बैठ और माँ के पास ही रहना। मेरा एक बहुत जरूरी काम आ गया है, मैं अभी आता हूँ। भाई कहाँ जा रहे हो? बहुत रात हो गई है। बस 5 मिनट विक्रम, फिक्र मत कर, अभी एक जरूरी बात करनी है। बात होते ही लौट आऊंगा, तू माँ के पास ही रहना, समझा? ये कहकर समीर फोन कान से लगाए मेले की भीड़ से निकलकर अंधेरे रास्तों की तरफ बढ़ गया। विक्रम थोड़ी देर तक उसे जाते हुए देखता रहा, फिर माँ के पास जाकर बैठ गया। रात गहराती चली गई। 2 मिनट, आधा घंटा बन गए, लेकिन समीर वापस नहीं लौटा। विक्रम ये सोचकर घर चला गया कि शायद समीर किसी काम में फंस गया होगा और सीधे घर आ जाएगा। थकावट के कारण वो सो गया, लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने पूरे परिवार की नींव हिला दी। विक्रम, विक्रम, जल्दी घर चल, बहुत अनर्थ हो गया है। समीर भाई, समीर भाई। क्या हुआ समीर भाई को? ऐसे क्यों बोल रहे हो? साफ साफ बताओ। मुझे खुद ठीक से समझ नहीं आ रहा। बस गांव वाले कह रहे हैं समीर भाई नहीं रहे। नहीं, ये झूठ है। कल रात तो वो मेरे साथ थे, ठीक थे वो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? चल ना विक्रम, देर मत कर, घर का माहौल ठीक नहीं है। विक्रम भागता हुआ घर पहुंचा। पूरे घर में कोहराम मचा था। रोने चीखने की आवाजें आ रही थी। गांव के लोग एक ही दिशा में भागे जा रहे थे। सरकारी स्कूल के पीछे वाले खेत में समीर की लाश पड़ी थी। जब विक्रम का बड़ा भाई लाश देखकर लौटा तो उसकी आंखों में ऐसा डर था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने ऐसी लाश कभी नहीं देखी। किसी ने भाई के हाथ पैर इस तरह मरोड़ दिए थे जैसे वो इंसान नहीं था। पूरा शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था और मुंह से झाग निकल रहा था। भाई को जहर दे दिया था, किसी ने जहर दे दिया था मेरे भाई को। पुलिस ने केस को सुसाइड बताने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि ये बेरहमी से किया गया मर्डर था। फिर भी गांव की अंदरूनी राजनीति और रसूख के चलते मामला धीरे धीरे दबा दिया गया। समीर के माँ बाप इस सदमे में इतने टूट चुके थे कि उन्होंने इंसाफ की लड़ाई लड़ने की हिम्मत ही खो दी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस रात समीर का अंतिम संस्कार हुआ था, उसी रात उसके बड़े पापा की जिंदगी में कुछ ऐसा शुरू हो चुका था जिसे अब रोका नहीं जा सकता था। रात गहरी थी। पूरा घर नींद में डूबा हुआ था। बड़े पापा को लगा जैसे कोई उनके सामने खड़ा है। कमरे के बीचों बीच समीर खड़ा था। वही चेहरा, वही कद, वही आंखें। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस सीधे उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में न गुस्सा था न नफरत, बस एक अजीब सा सवाल, जैसे पूछ रहा हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बड़े पापा का गला सूख गया, शरीर हिल नहीं पा रहा था। वे चिल्लाना चाहते थे लेकिन आवाज बाहर ही नहीं निकल रही थी। समीर एक कदम आगे बढ़ा और उसी पल बड़े पापा झटके से उठ बैठे। कमरा खाली था। समीर कहीं नहीं था, सिर्फ उनकी तेज सांसें, धड़कता हुआ दिल और पूरे शरीर को भिगोता हुआ पसीना। उन्होंने कांपते हाथों से माथा छुआ। वो सपना था, सपना ही था, बस सपना। बड़े पापा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उनके हाथ कांपने लगे थे। रात को नींद नहीं आती थी। कई बार वे नींद में ही चिल्ला उठते। एक रात उन्होंने डर के मारे पूरे घर को जगा दिया। वे पागलों की तरह चिल्ला रहे थे।
दूसरी तरफ पायल का परिवार अचानक गांव छोड़कर चला गया था और वो जहां भी थे, कविता रात रात भर रोती थी और कहती थी, हमें नहीं पता था कि वो लोग उसे मार देंगे। हमें नहीं पता था। पायल के अजीब बर्ताव और आर्यन के बड़े पापा के साथ हो रही इन डरावनी घटनाओं ने पूरे घर को सन्न कर दिया था। कोई खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन हर किसी के मन में डर बैठ चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक क्यों और कैसे हो रहा है। आखिरकार अगले ही दिन पूरे परिवार ने एक साथ फैसला किया, अब बहुत हो गया और इंतजार नहीं किया जा सकता। हमें पंडित जी के पास जाना ही होगा और समझना होगा कि इन सब घटनाओं के पीछे आखिर क्या छुपा हुआ है। सारे लोग पंडित जी के पास इकट्ठा हो गए। पंडित जी ने आंखें बंद की, कुछ पल मंत्र बुदबुदाए और फिर भारी आवाज में बोले, ये सब कविता के परिवार ने किया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। पंडित जी ने आंखें खोली और आगे कहा, लेकिन सच्चाई इतनी ही नहीं है। सिर्फ कविता का परिवार नहीं, कोई और भी है जिसने आर्यन को मारने की कोशिश की थी। सबकी नजरें एक दूसरे पर टिक गईं, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी पंडित जी की आवाज और सख्त हो गई। बेहतर होगा कि वो खुद अपने मुंह से सच बताए, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आर्यन की आत्मा उससे बदला लेगी और जो कुछ भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी। पंडित जी की बात पूरी होते ही सामने जल रहा यज्ञ अचानक भड़क उठा। लपटें तेज हो गई और अगले ही पल आर्यन के बड़े पापा के कपड़ों ने आग पकड़ ली। लोगों ने किसी तरह आग बुझाई। कांपते हुए टूटे हुए स्वर में बड़े पापा जमीन पर बैठ गए। माफ कर दो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब उनका सच खुद बाहर आने लगा। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कविता को पैसे दिए ताकि वो आर्यन को अपने प्यार के जाल में फंसा सके। कैसे उन्होंने गुंडों को पैसे देकर आर्यन को मरवा दिया और इसका कारण सिर्फ एक था, बिजनेस। उन्हें अपना वारिस चाहिए था, लेकिन आर्यन नहीं। जैसे ही आर्यन के बड़े पापा की पूरी सच्चाई सबके सामने आ गई, यज्ञ की भड़कती हुई आग अपने आप शांत होने लगी। लपटें बुझ गई और उनके साथ उठता हुआ धुआं धीरे धीरे ऊपर फैल गया। उसी धुएं के साथ आर्यन की आत्मा को भी शांति मिल गई। कमरे में अब डर नहीं था, बस एक भारी सन्नाटा था। आर्यन के पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना सगा भाई उनके बेटे के साथ ऐसा कर सकता है। उन्होंने एक पल के लिए भी देर नहीं की। आर्यन के बड़े पापा को सीधे पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब इंसाफ इंसानों की अदालत में होना था और आर्यन की आत्मा आखिरकार चैन की नींद सो पाई।